हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। हम बात कर रहे थे उन प्रक्रियाओं के बारे में जो हमें बताती हैं कि किसी भी जीव में या किसी निर्जीव में जीवन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, जिसमें अभी तक आपने काफी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ ली हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं लाइफ प्रोसेसेस के, जिसमें आपने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण में आपने बात की थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी प्रकार का जो पोषण होता है। इसके एग्जाम्पल में आपने देखा था डाइजेशन इन ह्यूमन यानी कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है। चलिए, इस प्रकार से आपने डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को देखा था और उसके बाद आपने पढ़ा था यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में यानी कि श्वसन के बारे में आपने बात की थी। तो क्या क्या चीजें श्वसन के बारे में अभी तक आपने पढ़ी हैं। आपने कहा कि श्वसन एक ऐसी प्रोसेस है, क्या यहाँ पे क्या है, श्वसन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप लोग गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं यानी कि गैस का आदान प्रदान अगर आप कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है ये भी आपको पता है। आपने क्या कहा कि आपको क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जब आप क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। इसी के साथ आपने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखे थे, श्वसन के प्रकार देखे थे, जिसमें आपने कहा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आपने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर आप सिस्टम को एक बार पढ़ लेते हैं, चाहे आप कोई भी, चाहे जैसे आपने पाचन के बारे में बात की, आपने क्या कहा, पाचन तंत्र के बारे में आपने पहले स्टडी किया, वहीं आपने श्वसन तंत्र के बारे में अगर स्टडी कर ली है तो आप जो प्रोसेस है उसे इजिली समझ जाते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पूरा आइडिया वहां पे हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब रेस्पिरेशन के बारे में आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास एक नई प्रोसेस आती है, एक नई लाइफ प्रोसेस है, एक नया जैव प्रक्रम है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। सिंपली अगर परिवहन का मतलब जाने तो आप कहते हैं कोई भी जो चीज है वो एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रही है तो उसे हमने कहा परिवहन। ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब आपने पाचन पढ़ा, पाचन के फलस्वरूप आपने क्या बात यहाँ पे की, आपने डाइजेशन पढ़ा। ठीक है, डाइजेशन किसका पार्ट है ये भी देखिए, आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग भी देखना है। डाइजेशन किसका पार्ट था, आपने कहा कि यहाँ पे न्यूट्रिशन का पार्ट था। ठीक है, डाइजेशन में आपके पास क्या आया, आपने कहा आपके पास आया ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज से आपको क्या मिली, आपने कहा एनर्जी मिली। लेकिन इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। ठीक है, एनर्जी मिली। अब इस ऑक्सीजन को कौन पहुंचा रहा है, आपको क्या चाहिए, ये जो हो रहा है, आपने कहा ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, ये हो रहा है एक सेल में। एक सेल यानी कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिल करके बनी है। ठीक है, आपने क्या कहा, आपकी पूरी बॉडी सेल से मिल करके बनी है। अब हर एक सेल को क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता है। हर एक सेल क्या करेगी, ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त करेगी, क्योंकि हर एक सेल को क्या करने हैं, बहुत सारी प्रोसेस करनी है जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, सेम प्रोसेस जो होता है, जो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। तो ये जो ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी ग्लूकोज से। ठीक है, हमने अभी तक क्या बात की, फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपको यानी कि आपकी हर एक सेल को यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपने कहा कि जब भोजन का पाचन हुआ तो ग्लूकोज वहां पे बना। ग्लूकोज क्या करेगा? टूटेगा, किसमें? एनर्जी में टूटेगा। तो जब ग्लूकोज टूटेगा तब आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन आपको चाहिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रही है, हमने कहा सेल में हो रही है। ऑक्सीजन आपकी कहाँ पे आ रही है? अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन आपकी कहाँ पे आ रही है? आपने कहा आपके लंग्स में आ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पे आई? आपके लंग्स में आई है। अब लंग्स में आई है तो लंग्स से ऑक्सीजन को आपके हर एक सेल तक कौन पहुंचाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन आपने क्या कहा? आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो या तो आप पैदल जा रहे हैं, अगर आपको दूर कहीं जाना है तो आप क्या करते हैं? गाड़ियों का यूज करते हैं। आप बस में चले गए, आप साइकिल का आपने यूज कर लिया, क्या है? आप कहते हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी क्या है? एक माध्यम चाहिए जो कि आपके लंग्स से आपकी हर एक सेल तक पहुंच पाए। इतनी बात क्लियर है? समझ रहे हो आप लोग हम क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा ठीक है, ये बात क्लियर है कि हमारे पास ग्लूकोज भी आ गया है। ये बात भी क्लियर है कि आपके पास ऑक्सीजन आने के बाद यहाँ पे आपके पास एनर्जी भी आ जाती है, लेकिन ये प्रोसेस हर एक सेल में हो रहा है। और आपके पास ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? आपने कहा ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे फेफड़ों में, लेकिन आपकी हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। पूरी बॉडी आपकी क्या बनी है? सेल से मिल करके बनी है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर बात करें, आपकी पूरी बॉडी, आपके सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी क्या बनी है? कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। ऑक्सीजन को हमारे मस्तिष्क से लेकर के हमारे पैरों तक जाना है, क्योंकि हर एक सेल के पास उसे जाना है और हर एक सेल में उसे यही प्रोसेस क्या करनी है? रिपीट करनी है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑक्सीजन कैसे अलग अलग जगह जाएगी, कैसे पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगी? यही समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन आपको देखना पड़ता है। और आप देखते हैं कि जो परिवहन हो रहा है ऑक्सीजन का, सिर्फ ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 का भी परिवहन होता है। कैसे? आपने कहा कि इस सेल से क्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ आती है? लंग्स में आ जाती है। तो लंग्स में कैसे आती है? वो भी एक माध्यम के द्वारा आती है। उसे भी क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए लंग्स के पास आने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आपने कहा सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं हो रहा है, आपने कहा यहाँ पे ग्लूकोज का भी परिवहन होगा। क्यों ग्लूकोज का परिवहन होगा? कैसे? क्योंकि आपको ये पता है भोजन का पाचन कहाँ पे हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पे हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हुआ है? भोजन का जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण हुआ है। विलाई की बात हमने की थी। हमने कहा था जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि अंगुली नुमा संरचना होती है कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। और ये संरचना क्या कहलाती है? विलाई कहलाती है। ठीक है, यह है विलाई। ये विलाई क्या करेगी? यहाँ पे जो पाचित भोजन है उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। तो यहाँ पे भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में हो रहा है। अब आपको ये सोचने, छोटी आंत से जो पाचित भोजन है वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रेवल हुआ है? ठीक है, अभी बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन मेनली हमारे पास जो हम चीजें समझते हैं, जो हम जानते हैं, उनकी बात पहले करेंगे। हमने कहा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन हो रहा है। हमने कहा हमारी बॉडी में पाचित भोजन जो है उसका भी यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। कैसे हो रहा है? यही आपको पढ़ना है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। अब आप समझ चुके हैं कि हम क्यों ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि एक इमेज आपको दिखा रखी है और इमेज में आपके पास ह्यूमन हार्ट बता रखा है, यानी कि मनुष्य का हृदय का एक चित्र दिखा रखा है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन कैसे हो रहा है। आपने कहा ब्लड, यानी कि रक्त के माध्यम से क्या होगा? इन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आपने क्या कहा? जब हमने बात की थी हमने कहा था कि जब यहाँ पे जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जब ब्रीदिंग हो रही थी
हमने क्या बात की थी, हमने कहा था ये एल्वेलाई है, इस प्रकार से एल्वेलाई है, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। एल्वेलाई से ऑक्सीजन आ रही है, ब्लड से CO2 एल्वेलाई में जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहा है कि ये जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, हमने कहा एल्वेलाई और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में हो रहा है। अब हमने ये भी कहा था कि ऑक्सीजन क्या हुआ, इस रक्त में आया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सारे बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड में जो CO2 आई है वो कहाँ से आई है, हमारे पूरे अंगों से आई है। पूरे ऑर्गन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी सेल्स में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है, और टूटने के बाद एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिल करके कहाँ आती है, हमारे फेफड़ों में आती है और वहां से बाहर निकल जाती है। तो क्या हुआ, आपने क्या कहा, आपने कहा कि यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है, परिवहन की जो प्रक्रिया हो रही है, वो रक्त के द्वारा हो रही है। हमारा रक्त ही है जो हमारी एल्वेलाई, समझ रहे हैं एल्वेलाई, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने जो श्वसन तंत्र है वो अच्छे से समझा है। ठीक है, एल्वेलाई कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, और एल्वेलाई ही वो साधन होते हैं जो कि गैसीय एक्सचेंज करने में, जो कि गैसीय आदान प्रदान में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड ही है जो एल्वेलाई से ऑक्सीजन ले जा करके पूरे ऑर्गन को, पूरी सेल्स को प्रोवाइड कराएगा, और ब्लड ही वो माध्यम है जो कि पूरी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा और एल्वेलाई में डाल देगा। समझ रहे हैं आप लोग, तो यही प्रोसेस आपने पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड के टाइप्स के बारे में। आपने ब्लड के बारे में पहले भी कई बार पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। आपने पढ़ा है, प्रीवियस जो आपके क्लासेस थी उसमें आपने क्या पढ़ा था कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल ऊतक है। ठीक है, तरल ऊतक है, तो ऊतक आपको पता है कि जो ऊतक होते हैं वो बने होते हैं कोशिकाओं से मिलकर के। इसका मतलब अगर रक्त एक ऊतक है तो रक्त भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रक्त है, रक्त यानी ब्लड है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार का होता है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिस भी प्रकार का आपको ऊतक दिखेगा, यानी कि ऊतक के जैसे कैरेक्टर आपको देखेंगे उसी प्रकार का उसका मैट्रिक्स होता है। जैसे कि आपने कहा जो रक्त है वो तरल है, मैट्रिक्स भी कैसा हुआ, तरल होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में आपको क्या क्या चीजें बता रखी हैं। आपने कहा ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्ले the role of a carrier of various substances in the body। ठीक है, क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करता है, कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है। हमारी पूरी बॉडी में जो रक्त है वो चलता रहता है। अब रक्त कैसे चलता है, यानी कि जो ब्लड है वो कैसे हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हार्ट के बारे में। ठीक है, पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ये जो ब्लड है ये कैसे हमारी पूरी बॉडी में दौड़ता है। तो आपने कहा ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या चीजें आपको बताई गई हैं, आपने कहा जो रक्त है एक संयोजी ऊतक है जो शरीर में विभिन्न पदार्थों के वाहक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वाहक की भूमिका निभा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, परिवहन का कार्य कर रहे हैं। अब आपको ये बताया गया है कि जो रक्त है वो किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से मिलकर के बना होता है। ध्यान दीजिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने छोटी क्लासेस में जो ब्लड के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को आप बनाते रहेंगे। नेक्स्ट आपने पढ़ा सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके बारे में आपने पढ़ा। तो आपने कहा ब्लड प्लाज्मा इज अ pale colored liquid which is mostly composed of water। blood plasma from the matrix of form the matrix of blood। क्या आपने बोला कि जो रक्त प्लाज्मा एक हल्के रंग का तरल होता है। ठीक है, तरल होता है प्लाज्मा, और जो ज्यादातर पानी से बना होता है, क्योंकि तरल है तो ज्यादातर किससे बना होगा, पानी से मिलकर के बना होता है। और रक्त प्लाज्मा रक्त का मैट्रिक्स बनाता है। समझ रहे हैं आप लोग कि जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा
आप माध्यम समझ लीजिए जिसमें क्या होते हैं, जो ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ फिक्स होते हैं या धंसे होते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि जिस प्रकार का मैट्रिक्स होगा टिश्यू का जो नेचर है वो उसी प्रकार का होगा। हमने कहा बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। तो इसीलिए क्या है, जो बोन होती है आपकी वो कैसी होती है, कठोर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको ब्लड सेल्स के बारे में बताया गया है। तो आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ब्लड सेल्स कौन कौन से आपके पास आते हैं। आपने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, वाया रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, कौन कौन से आपके पास ब्लड सेल्स आती हैं। आपने कहा श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है यहाँ पे आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, आपने कहा जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की आपको बताई गई हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताए गए हैं। अब आप देखेंगे आरबीसी किस प्रकार की होती हैं, डब्ल्यूबीसी किस प्रकार की होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स किस प्रकार के होते हैं। देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि तीनों के क्या फंक्शन होंगे। ठीक है, अगर आपसे जनरली पूछा जाए, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका ब्लड है वो कितने प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, रक्त के घटक क्या है। आपने कहा प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, एक तरल पदार्थ है जो कि रक्त का मैट्रिक्स बनाती हैं। जो ब्लड सेल्स हैं वो आपने कहा आरबीसी हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी हैं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। अब आपको ये देखना है इन तीनों सेल्स का फंक्शन क्या होता है। अगर आपको आरबीसी का फंक्शन बताया जाए तो यहाँ पे आरबीसी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं और इससे जस्ट पहले आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है तो आपके लिए आरबीसी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि आरबीसी ही है जो कि यहाँ पे जो गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट कर रही है। आरबीसी ही क्या करेगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को हर एक पार्ट तक लेके जाती है। समझ रहे हैं आप लोग। तो जो आरबीसी होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाती हैं। ठीक है, आरबीसी क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और क्या करती हैं, जैसे जैसे ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है वैसे वैसे जो ऑक्सीजन है वो उन कोशिकाओं को मिलती रहती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको आरबीसी का फंक्शन पता होना चाहिए। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आप अभी के लिए इतना जाने कि जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इम्यून सेल्स वहाँ पे होती हैं। जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे डब्ल्यूबीसी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए ब्लड प्लेटलेट्स की तो आप कहेंगे जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो आपके रक्त के थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब हमारा कभी हाथ कट जाता है या कहीं पे हमारी बॉडी में चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलने लगता है। आप देखते हैं कि वो खून खुद ब खुद कुछ टाइम में बंद होने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे रक्त का थक्का जमा है। तो ये क्या थे, कुछ कॉमन से कैरेक्टर थे, कुछ कॉमन से फंक्शन थे तीनों प्रकार की कोशिकाओं के, जो कि एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आरबीसी के बारे में आपने कहा दीज आर ऑफ रेड कलर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ पिगमेंट। आपको क्या बताया गया है, जो यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसमें एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। एक क्या होता है, वर्णक होता है। ठीक है, और इसी के कारण जो आरबीसी होती है इनका जो कलर है वो लाल होता है, इसी के कारण इसका नाम लाल रक्त कोशिकाएं हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स हैं। क्या हमने बात की, देखिए आपने कहा जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसे आप आरबीसी कहते हैं, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग की होती है, जो कि एक क्या है, वर्णक है। वर्णक समझते हैं आप लोग क्या होता है, वर्णक यानी कि जो अलग अलग कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन थ्रू अ हीमोग्लोबिन। देखिए क्या चीज आपने पढ़ी, आपने कहा हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। जब हमारा जो ब्लड है यानी कि जो आपके आरबीसी हैं वो आएंगे लंग्स में,
तब क्या होगा वहां पे, जब वो लंग्स में आती है, जब वो फेफड़ों में आती है, वो एल्विलाई के संपर्क में आती है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और आगे की ओर क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। अब जैसे जैसे वो क्या करेगा, जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो सेल्स होती हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, और वहां पे क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे मिलेगी, हीमोग्लोबिन को वहां पे क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। आप समझ रहे हैं चीजों को, देखिए बात ये हो रही है, ये है आपका लंग्स, ठीक है, और यहाँ पे है एल्वेलाई, ये क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, यहाँ पे क्या है, आपके आरबीसी है, तो जो आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी में, यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन की अधिकता है तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, अलग अलग ऑर्गन में जो ब्लड है आपका वो फ्लो हो रहा है, जब अलग अलग ऑर्गन में फ्लो हो रहा है तो ऑक्सीजन किसे चली जाएगी, इन ऑर्गन्स को चली जाएगी या इन कोशिकाओं को चली जाएगी, और इनसे CO2 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये ब्लड क्या हो गया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ अब क्या ऐड होने लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लगा है, ऐड होने लगा है, और ये फिर से इस प्रकार से क्या होगा, आगे की ओर चलता रहेगा। ये जो हम देख रहे हैं ये हम अभी डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपने कहा सम पार्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि आपको कहा गया ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी पहुंचाया जाता है। ये आपने पढ़ा किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। आपने क्या कहा, डब्ल्यूबीसी जिसे आप श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, दीज आर पेल व्हाइट कलर, कैसे कलर की होती है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं थी वो लाल कलर की थी हीमोग्लोबिन की वजह से। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जा रहा है, तो कैसे कलर की है, आपने कहा व्हाइट कलर की है, ठीक है। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इम्यूनिटी में। श्वेत रक्त कणिकाएं हल्के सफेद रंग की होती हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क पहले आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ के आएंगे और देखेंगे कि इम्यून सिस्टम में जो डब्ल्यूबीसी है उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने कहा कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें बहुत सारी प्रोसेस अभी हमारे पास आती हैं, आप ट्रांसपोर्ट को प्लांट में भी पढ़ेंगे, तो अभी के लिए क्या होगा, आप देख के आएंगे कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, किस चीज से मिलकर के बना होता है, डब्ल्यूबीसी का उसमें क्या रोल होता है, ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क में होगा। आगे जब कभी हमारे पास चैप्टर आएंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। आपको डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन है वो पता चल गया है। अब बात आती है प्लेटलेट्स की, तो बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। आपने कहा प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। आपको कहा गया है कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त जमावट एक रक्षा तंत्र है जो चोट लगने की स्थिति में रक्त की अधिक हानि को रोकता है, क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं जमा तो जो ब्लड है वो आपके शरीर से निकलता ही रहेगा, ठीक है, और इससे मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर ब्लड नहीं रहेगा आपकी सेल्स को वहां पे ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं होगी, ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं होगी तो आपकी सारी मैकेनिज्म रुक जाएगी, क्योंकि आपको एनर्जी ही नहीं मिल रही है, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिली तो कोई भी जो फंक्शनिंग है वो आगे नहीं हो पाएगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ की जो ब्लड है, ब्लड के जैसा ही एक और तरल पदार्थ हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ, या जिसे आप कहते हैं लसिका, ठीक है। पढ़ लेते हैं लिम्फ के बारे में। आपने कहा लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसी आर एब्सेंट इन लिम्फ, क्या कहा गया है, जो लसिका होते हैं वो रक्त के समान है लेकिन लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होते हैं, और आपको आगे जाके आप पढ़ेंगे
कि जो यहाँ पे लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है वो रक्त के छनने से ही हो रहा है, ठीक है। जो रक्त है वो छन जाता है और उसमें से कुछ कुछ चीजें निकल जाती हैं, कुछ चीजें नहीं निकल पाती हैं। छन के क्या बनता है, यहाँ पे लसिका बनता है। आपको कहा गया है जो लिम्फ है, लिम्फ में क्या अनुपस्थित होगा, आरबीसी अनुपस्थित होगा। आरबीसी अनुपस्थित है तो यहाँ पे आपको रेड कलर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपने कहा lymph is formed from the fluid which leave from blood capillaries and goes to intercellular space in the tissues। अब आपको कहा गया कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने कहा लसिका उस तरल पदार्थ से बनता है जो रक्त कोशिकाओं से रिसकर ऊतकों में अंतर कोशिकीय स्थान में चला जाता है। इन शॉर्ट आपको ये बताया गया है लिम्फ का फॉर्मेशन ब्लड से ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा this fluid is collected through lymph vessels and finally returned to the blood capillaries। यानी कि क्या होता है, यह द्रव लसिका वाहिकाओं के माध्यम से एकत्र होता है और अंत में रक्त कोशिकाओं में लौट आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, आपने कहा lymph also play an important role in immune system। फिर से इम्यून सिस्टम की बात आई है और जब आप अपना होमवर्क करेंगे तब आप जानेंगे कि जो इम्यून सिस्टम है उसमें लिम्फ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की लिम्फ और येलोइश फ्लूइड escape from the blood capillaries into the intercellular space contain less protein than blood। अब आपको यही सेम चीज फिर से रिपीट की जा रही है। लसिका एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो रक्त कोशिकाओं से अंतर कोशिकीय स्थानों में निकल जाता है, जिसमें रक्त की तुलना में प्रोटीन कम होता है क्योंकि रक्त से छन करके आ रहा है, ठीक है। रक्त से छन करके आएगा, इसका मतलब है कि रक्त से हमारे ब्लड से कुछ चीजें छन रही हैं, सारी ही चीजें नहीं छन रही हैं। छनने का मतलब ही है कि कुछ चीजों का निकलना वहां पर। और लास्ट लाइन में आपको कहा गया है लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिखिए इसे कि लसिका ऊतकों से हृदय तक प्रवाहित होती है जो परिवहन में सहायता करती हैं और कीटाणुओं को नष्ट करती हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने बात इससे पहले से की है। हमने कहा हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का। हमने कहा पाचित भोजन का हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, हमने कहा ब्लड के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में दौड़ रहा है। इतनी बात क्लियर है। आपने ब्लड के बारे में समझ लिया है, जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है ब्लड का वो आपने समझ लिया है। आपने लिम्फ को समझ लिया है जो कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ये जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। चलिए, हमने मान लिया कि जो रक्त है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और वो खुद ब खुद बह जाता है। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है, मेरा जो ब्लड है वो नीचे की ओर फ्लो हो रहा है लेकिन ऊपर की ओर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें जाननी है और उसके लिए आप पढ़ेंगे यहाँ पे आपके हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अब आप क्या करेंगे, सर्कुलेशन को समझेंगे। आप परिवहन के बारे में आपने जाना, आपने कहा परिवहन में क्या हो रहा है। आप जानते हैं कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, परिवहन कह रहे हैं, ठीक है। अब परिवहन हो रहा है तो किसके माध्यम से हो रहा है, हमने कहा ब्लड के माध्यम से हो रहा है। क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास है कि ब्लड किन किन चीजों का परिवहन कर रहा होगा, आपने कहा ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है, भोजन का परिवहन कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे उनका परिवहन कर रहा है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं उनका परिवहन कर रहा है। तो ये जो परिवहन हो रहा है ये कैसे संभव है, जैसे जबकि जो ब्लड है पूरे शरीर में दौड़ता है, पूरे शरीर में क्या हो रहा है, वहां पे सर्कुलेट हो रहा है। अब ब्लड हमारे पूरे शरीर में कैसे सर्कुलेट होता है ये हमें जानना है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। क्या डेफिनेशन आपके पास आई, आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, जो मनुष्य की संरचना प्रणाली है या जो पौधों में परिवहन है, आप दोनों ही चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। Human beings, like other multicellular organism, need a regular supply of food, oxygen, etc. कहा गया कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके पास क्या आते हैं, मनुष्य आते हैं। कुछ देर पहले हमने कहा था
कि हम असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, तो हम क्या हुए, मल्टी सेलुलर हुए, यानी कि बहुकोशिकीय हुए। कहा गया कि जो बहुकोशिकीय हैं, यानी कि जो मनुष्य है वो अन्य बहुकोशियों के तरह उसे भी क्या चाहिए होता है, भोजन और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो नियमित रूप से होनी चाहिए, यानी कि आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए और आपको कंटिन्यूसली क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आप हमेशा सांस लेते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम आधे घंटे का गैप ले लें, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो कार्य होता है वो संचार प्रणाली या परिवहन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। कौन सा कार्य आपको कहा जा रहा है, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भेजना, आपके पूरे शरीर से CO2 को लेके आना और आपके पूरे शरीर में, आपकी पूरी कोशिकाओं में जो पाचित भोजन है उसे पहुंचाना ही क्या कहला रहा है, सर्कुलेशन कहला रहा है। और सर्कुलेशन किसके द्वारा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। और अब आप बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव में परिवहन की आप बात करेंगे कि मानव में जो परिवहन है वो किस प्रकार से होता है। आपने कहा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग। परिसंचरण तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इट इज कम्पोज अब आप देखिए, आपको बताया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके माध्यम से होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र किससे मिलके बना है, ये आप सब नोट करते रहेंगे। आपने कहा ये मिलके बना है हार्ट, यानी कि ये मिलके बना है हृदय से, ये मिलके बना है आर्टरीज, यानी कि ये मिलके बना है धमनियों से, ये मिलके बना है वेन, यानी कि शिराओं से, और ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त केशिकाओं से मिलकर के बना है। ब्लड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कैरियर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि रक्त पदार्थों के वाहक के रूप में मुख्य भूमिका निभा रहा है। देखिए यहाँ पे परिवहन का कार्य कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है, लेकिन रक्त के साथ साथ बहुत सारे और भी पार्ट्स यहाँ पे आते हैं जो कि सर्कुलेशन में मदद करते हैं। जैसे कि आपको कहा गया है हार्ट, सबसे पहले हमने हार्ट का ही डायग्राम देखा था। तो जो हमारा हृदय है, जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी वेन है, जो हमारी कैपिलरीज हैं, ये सब मिलके क्या कर रही हैं, यहाँ पे परिसंचरण तंत्र को बना रही हैं। और सबका काम एक ही होगा कि जो ब्लड है, ब्लड को पूरे शरीर में क्या कराना, फ्लो कराना। इतनी बात क्लियर है। अब आपको करना क्या है, जो आपका परिसंचरण तंत्र है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, सबसे पहले उसे नोट करिए आप लोग। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक जनरल सा आइडिया देती हूँ कि ये जो चीजें आपको बताई गई हैं वो किस प्रकार की दिखती होंगी, किसका क्या फंक्शन होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हार्ट आपके पास आएगा। ठीक है, हम हार्ट के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। तो हार्ट आपके पास आएगा, हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। जो हार्ट होता है वो हमारे पास 4 चैम्बर्ड का आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या आएगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं आर्टरीज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आती हैं, आर्टरीज आती हैं, जिसमें कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं वेन। जो वेन होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यहाँ पे है कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं होता है कि ब्लड बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो रक्त आपके हृदय में आया है, जो एल्वुलाई में पहुंचा है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, उसमें ऑक्सीजन होगी ही नहीं। ऑक्सीजन होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। ठीक है, और तीसरे हमारे पास आती है कैपिलरीज। आपने बात की है यहाँ पे आर्टरीज के बारे में, जिसे आप धमनी कह रहे हैं। आपने वेन के बारे में बात की, जिसे आप शिरा कह रहे हैं। और हम बात करेंगे ब्लड कैपिलरीज के बारे में, जिसे आप रक्त केशिकाएं कहते हैं। ये किस प्रकार की होती है, देखिए, जब आप यहाँ पे दोहरा परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। ये आपकी आर्टरीज आ गई हैं। ठीक है, आर्टरीज आपकी क्या हो गई हैं, ये अलग अलग ऑर्गन में बट गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब अलग अलग ऑर्गन में बटी तो ये अब डीऑक्सीजनेटेड होंगी डीऑक्सीजनेटेड, इस प्रकार से
ये आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पे? आपने यहाँ पे कहा कि इधर से ये तो CO2 वाला ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जिसे हम कह रहे हैं, और ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये तो हमने कहा ये है आर्टरीज, ये है आर्टरीज जो ऑक्सीजन को लेके आ रही है, वो हमने आर्टरीज कही है। जो यहाँ पे CO2 को लेके जा रही है उसे हमने वेन कहा। अब आप जान रहे हैं कि आर्टरीज और वेन के बीच में कुछ और पतली पतली संरचनाएं हैं, बहुत पतली पतली ट्यूब्स आपको पाई जा रही है, ठीक है। यही जो पतली पतली ट्यूब हैं ये कहलाती हैं कैपिलरीज, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन चीजों के माध्यम से कैसे यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, यानी कि जो रक्त है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में चलता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपके पास आता है आपका हार्ट का डायग्राम। अब आपके लिए एक और होमवर्क यहाँ पे है कि आप क्या करेंगे, जो हार्ट का डायग्राम है उसकी आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करके लेके आएंगे। आपको अपना जो हृदय है उसे आपने ड्रॉ करना है, और ध्यान दीजिए जैसी इमेज आपको यहाँ पे बताई गई है आपको सारे ही यहाँ पे नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है आर्टरीज आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। पल्मोनरी जो आर्टरीज यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं, ये पल्मोनरी वेन आपको दिखाई गई है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वेना कावा आपको दिखाई गया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये सेप्टम यहाँ पे है। जितनी भी आपको लेबलिंग दिखाई गई है वो सारी आपने करके लेके आनी है। और ध्यान दीजिए आपको डायग्राम ऐसा बनाना है कि आप यहाँ पे रिलेट कर सके। जैसे कि यहाँ पे कलरफुल आपको दिखाया गया है, आपको ये दिखाई गया कि यहाँ पे आपको कुछ ब्लू कलर में दिखाया गया है और ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। तो आप कोशिश करिए कि आप भी कलरफुल बनाएं, जिससे कि आपको पार्ट्स का पता चले। आपको इतना समझ आना चाहिए कि ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है। आप रूम जैसा आइडिया लगा सकते हैं कि एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रास्ता निकल रहा है यहाँ से जो कहीं जा रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा कि एक रास्ता यहाँ को आ रहा है जो कि इस रूम में खुल रहा है, और इस रूम का रास्ता इस रूम में खुल रहा है। रूम यानी कि कक्ष होते हैं, चैम्बर इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। आप रूम नहीं लिखेंगे, इन्हें हम कहते हैं चैम्बर यानी कि कक्ष। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 4 कोष्ठकों से मिलकर बना। तो ये कोष्ठक हैं, पहला कोष्ठक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो आपको करना क्या है, आपको ड्रॉ करके लेके आना है, सारी लेबलिंग आपको करनी है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। सबसे पहले हार्ट का जो डायग्राम है उसे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आते हैं। उसके बाद देखेंगे किस पार्ट का फंक्शन क्या यहाँ पे हो रहा है, आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रही हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।